आज वो पॉइंट्स देखते हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर फिलिंग योर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। क्योंकि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज़ जो आपने जॉब जॉइन कर ली वो आपको अप्रॉक्स 30 इयर्स तक वही काम करना है, ठीक है? और उससे भी इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा कि अगर आपने वो उन पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। जैसे टियर 1, टियर 2, ठीक है? फिर आपने टाइपिंग भी क्लियर करी, फिर कंप्यूटर क्लियर करा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो। दूसरा एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा कि काफ़ी लोग उस पे पहले ध्यान देते नहीं हैं, फिर बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं, फिर छोड़ के फिर सीजीएल की तैयारी करते हैं और कई बार सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर होता भी नहीं है, बिकॉज़ एग्ज़ाम देना सीजीएल का ये इतना ईज़ी नहीं रहा है अब, इसका कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया है। जॉब भी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, इतना पॉसिबल नहीं है सब, ठीक है? आइए पॉइंट्स देखते हैं जल्दी-जल्दी। देखिए सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। और लोकेशन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये वो जगह है जहाँ पर आपको कितने साल तक रहना पड़ेगा, ठीक है? और फिर देखते हैं होम पोस्टिंग। अब जैसे सपोज़ करिए कि होम पोस्टिंग पहले तो डिसाइड करते हैं कि होम पोस्टिंग है क्या? और होम पोस्टिंग क्या किस-किस को मिल सकती है? देखिए एक तो होम पोस्टिंग के लिए सबसे पहले आपकी स्टेट पे वैकेंसी होनी चाहिए और जो आप पर्टिकुलर जॉब चूज़ कर रहे हैं उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आपके स्टेट में वैकेंसी है? ठीक है? और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आपके मार्क्स कैसे हैं। अब जैसे सपोज़ करिए किसी के मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ पर हैं, तो उसके लिए होम पोस्टिंग मिलना कहीं-कहीं पर पॉसिबल है और कहीं पर नहीं है। जैसे नॉर्थ में होम पोस्टिंग मिलना कम मार्क्स पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वहीं पर साउदर्न रीजन में मिल ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली या फिर नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फिर देखिए, ये देखते हैं कि होम पोस्टिंग किन-किन को सोच लेना चाहिए कि मुझे होम पोस्टिंग लेनी है। जैसे होम पोस्टिंग सबसे उनके लिए नेसेसिटी है, जिनको अपने पेरेंट्स की केयर करनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी-किसी के पेरेंट्स को नीड होती है कि जो उनके बच्चे हैं, उनके साथ रहें। रीज़न्स ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको कुछ मेडिकल केयर की नीड रहती हो या फिर उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो जो उनको केयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सेकंड हो सकता है कि आपकी 1-2 साल में शादी हो जाए और आपकी अपनी खुद की फैमिली हो, ठीक है? तो उनका भी ध्यान रखना होता है और क्या आप शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं? थर्ड पॉइंट फूड। देखिए इसको अभी बहुत लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपकी जस्ट जॉइनिंग होने वाली है, तो आपके लिए अभी तो ये है कि जो होगा खा लेंगे, ठीक है? लेकिन बाद में ये जब जैसे-जैसे आप जॉइनिंग हो जाएगी, 2-3 साल में फिर फूड की वैल्यू आपको पता लगेगी, फूड भी एक इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ये बहुत छोटा पॉइंट है, काफ़ी लोग देखिए कुछ भी खा लेते हैं, वो अपना मैनेज कर लेते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो अपना खुद ही बना लेते हैं, सेल्फ। तीसरे टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें बहुत ही स्पेसिफिक खाना चाहिए होता है, नहीं तो उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। अब जो ये लोग हैं ना जिनकी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं या फिर उन्होंने बहुत ही मतलब वैसा खाना खाया है कि भई घर का ही खाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपना डिसाइड करना चाहिए। पहले ये फैक्टर्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रख के अपनी फ़िल करो, ठीक है? फिर आता है एक लैंग्वेज। अब जैसे सपोज़ करो कोई ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हैबिट में रहा नहीं है। तो और आप पता लगा पोस्ट ऐसी स्टेट में हो गए जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग लोग बहुत कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप ऑटो बुक कर रहे हो और आप एक ऑटो वाले से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी बार-बार। तो देखिए ऐसे कुछ ये सब पॉइंट्स हैं जो आप डिसाइड करो, अपने टिक लगाओ कि क्या मुझे अपने घर के पास जॉब लेने फ़ायदा है या नहीं? और ये भी उनके लिए है देखिए कि जब आपके मार्क्स अच्छे हों या फिर आपकी ऐसी स्टेट हो जहाँ पर होम स्टेट पर जॉब मिलना ईज़ी हो। अब देखते हैं कि देखिए और ये वो पॉइंट है होम पोस्टिंग का कि ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स पे वैरी करेगा, उनके उनको क्या सूट करता है। अब जैसे सपोज़ करो किसी का ड्रीम था कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूँगा, 3 स्टार की मुझे यूनिफ़ॉर्म चाहिए, तो वो 2400 देखेगा? उसको 2400 देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना पैशन फ़ॉलो करो, जीएसटी इंस्पेक्टर बनो और देखो यहाँ पर जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स ही बहुत है।
भाई आप 4600 की जॉइनिंग करोगे, आपका ग्रेड पे बढ़ते-बढ़ते आप 5400 पहुँच जाओगे, फिर और हायर ग्रेड पे। यही चीज़ 2400 में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन च इसके 2400 अपने घर के पास अपने ही फ़ायदे और कुछ हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे नहीं ऐसी है कि मतलब हम कंपेयर अगर करें तो आपका यहाँ पर भी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, वो कैसे? आपको पैसा मिलेगा नहीं तो बचेगा ज़रूर। जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हो, वहाँ रेंट दोगे, यहाँ आपका रेंट का बच जाएगा, एचआरए बच जाएगा, ठीक है? फिर आपके कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आप नई स्टेट में जाओगे, आपको तुरंत कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, जैसे व्हीकल, हो सकता है आपके घर में पहले से ही हो। तो फिर ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने घर पे रहकर सेव कर सकते हो। तो बेसिकली कंक्लूज़न यही है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको 4600 पर जाना है या फिर 2400 होम स्टेट। अपने सारे फैक्टर्स लिखो और अपना डिसाइड करो कि मुझे क्या सूट करता है। और देखो हर स्टेट में ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आपको होम स्टेट वैकेंसी मिल ही जाए। ये हर जगह पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी स्टेट में वैकेंसी हो सकता है आपकी स्टेट में वैकेंसी ना हो। और सेकंड पॉइंट आपको ये कंसीडर करना चाहिए, जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले जॉब ले लेते हैं और उनको लगता है कि बाद में ट्रांसफ़र ले लेंगे। क्या आपकी जॉब में ट्रांसफ़र अलाउड है भी या फिर नहीं? आपने सोचा कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा, बाद में पता लगता है कि आपको ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। तो जैसे पीएएसए की जॉब है, ठीक है? उसमें ट्रांसफ़र अलाउड है। कैसे? आप जैसे जॉब जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद आप कुछ सालों में एलिजिबल हो जाते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे होम स्टेट में वैकेंसी अगर है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बस एक ही फैक्टर डिपेंड करता है कि आप जहाँ के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल हो। तो एटलीस्ट यहाँ पर प्रोविज़न है कि हम अप्लाई कर सकते हैं और आपको ट्रांसफ़र मोस्ट प्रोबेबली लोगों को मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इसमें आपको अगर चाहते हो कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसे ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। आपका ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते हो, जो अभी के रूल्स हैं। और सपोज़ करिए कहीं पर आपने जैसे देखा कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है? और ट्रांसफ़र हो सकता है वहाँ पे स्लो हो, ये भी हो सकता है कि भई आपने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगाया, आपको ट्रांसफ़र मिलने में काफ़ी साल लग गए। तो ये सब बातें आप पहले ही कंसीडर कर लें, सो दैट आपको बाद में ऐसा ना फ़ील हो कि जैसा सोचा था, वैसा हो नहीं रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोग इसे भी स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं। काम क्या करना है? आपकी जॉब प्रोफ़ाइल क्या है? जैसे सपोज़ करो आपने कोई ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन कर ली, जहाँ पर फील्ड वर्क है, ठीक है? और आपसे बाद में वो काम आपको सूट नहीं कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि यार कि ऐसी जॉब होती, डेस्क जॉब होती और मैं अपना बैठकर अपना 9 से 5 अपना काम करता, यहाँ पर फील्ड जॉब में कभी इधर जाओ बार-बार कहीं जाना पड़ता है, ठीक है? तो फिर वो आपको सूट नहीं कर रहा है। किसी-किसी जॉब में थोड़ी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क होती है किसी-किसी में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा है, तो यू हैव टू वेरी कॉशियस क्योंकि आपके पास फिर कई बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं। तो क्या आप उनको सँभालने के लिए तैयार हैं? तो ये सब आप सोच लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुछ दिन तक सँभाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी, तो आप कोई और जॉब जॉइन करने की कोशिश करें। तो लेकिन इसको अभी इग्नोर मत करना, बिकॉज़ ये देखिए हमें जो काम है, ये कोई 1-2 दिन तो करना नहीं है, ना 1-2 साल करना है। एप्रॉक्स आपको 30 इयर्स तक ये काम करना है। तो क्यों ना फिर हम अपना डिसीज़न सोच के ही लें। 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट है मॉनेटरी बेनिफिट्स और सैलरी। अब जैसे सपोज़ करिए आप 2400 ग्रेड पे में जॉइन करते हैं या फिर 4600 में, तो मंथली सैलरी जो डिफरेंस आएगा वो एप्रॉक्स 30,000 के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? कहीं कहीं पर 20 से 30 आप मान लो, डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट होता है। तो फिर ये हो गया मंथली और अगर हम ईयरली लगाएँगे तो फिर वो लाखों में आएगा और कई सालों का लगाएँगे तो फिर वो और काफ़ी ज़्यादा लाखों में आएगा। प्लस
यहाँ जो प्रमोशंस होंगे और यहाँ जो प्रमोशंस होंगे, उन पे जो इंक्रीमेंट लगेगा उनका डिफरेंस और अलग आएगा। बिकॉज़ यहाँ पर सैलरी कुछ एक फैक्टर से बढ़ेगी और यहाँ पर सैलरी किसी और फैक्टर से बढ़ेगी। यहाँ पर आपकी ऑलरेडी स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टिंग में कम थी। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि काफ़ी सालों में ये एक काफ़ी बड़े अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। फिफ्थ देखते हैं प्रमोशंस। प्रमोशंस का भी सैलरी से काफ़ी रिलेशन है, आपको बताता हूँ मैं। जैसे सपोज़ करिए कि आपका 2400 ग्रेड पे में या फिर 4600 ग्रेड पे में होता है और यहाँ पर सपोज़ करिए आपके जो प्रमोशंस हैं बहुत स्लो है, किसी जॉब में फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी में स्लो है और किसी में फ़ास्ट है। यहाँ पर भी ऐसा है, किसी में स्लो और किसी में फ़ास्ट है। अब सपोज़ करो यहाँ पर एक इसको ले लेते हैं, इसकी फ़ास्ट वाले को और इसको स्लो वाले को। अब यहाँ पर होगा कि आपका बहुत प्रमोशन स्लो हो रहे हैं और ऊपर से इनिशियल में भी कम था। यहाँ पर इनिशियल में पहले ज़्यादा था और फ़ास्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैसा पहुँचेगा वो बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा। वहीं यहाँ पर इंसान की ग्रोथ बहुत कम दिखेगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर प्रमोशन किसी के ये बता देता हूँ आपको कि जैसे सपोज़ करिए किसी के प्रमोशन बहुत स्लो है, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपके हर साल इंक्रीमेंट्स लगते हैं। आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, इंक्रीमेंट्स लगते रहेंगे और एक ये भी होता है कि जो पे कमीशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है टाइम टू टाइम। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस होता है, तो ये सब लगते रहते हैं और आपकी सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। चाहे प्रमोशन हो, चाहे फिर लेट हो, चाहे स्लो हो। बट लेकिन अगर प्रमोशन होते हैं, तो उनके बेनिफिट्स हैं क्योंकि आपका सीधे ग्रेड पे चेंज होता है और सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स। देखिए कुछ सीजीएल में ऐसी जॉब्स हैं जिनमें फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ता है और अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल से सपोज़ करिए आपने अपने पोस्ट प्रेफ़रेंस में जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर आप ले लीजिए सीबीआई फ़िल करते हैं और आपकी जॉब लग जाती है और आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाते हैं, कोई भी। और आप इनके जो अपने डिपार्टमेंटल फिज़िकल स्टैंडर्ड्स वाले जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आप अगर बाय चांस फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको उसके बाद कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। ना तो ये जॉब मिल पाएँगी, ना फिर कोई और जॉब मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस में सपोज़ करो बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल टीए या फिर पीए ऐसे लगा रखा था कि आपको ये मिल जाए, ये भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोसेस था पूरा एग्ज़ाम का, वो यहाँ पर ख़त्म होके आपको जॉब मिल गई थी, जीएसटी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट जिसमें फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है। और आप उनके डिपार्टमेंटल जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स वाला जो मेडिकल टेस्ट था, उसमें आप फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको उसके बाद कोई जॉब नहीं मिलेगी, यू आर आउट ऑफ प्रोसेस। तो अगर आप ऐसी कोई भी जॉब फ़िल कर रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहें, अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ें और देखें कि आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तभी ऐसी जॉब्स को फ़िल करें। या सपोज़ करिए किसी-किसी में हाइट है, ठीक है? कहीं आपकी विज़न की बात होती है, तो क्या आपकी हाइट है आपकी? क्या आपकी विज़न है? किसी में 6/6 की नीड होती है, तो क्या आपकी 6/6 आइज़ है? ठीक है? तो पहले ये सब अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, फिर अपना फिल करें। 7वाँ पॉइंट देखते हैं, 7वाँ पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए ये कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं सीजीएल में जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सूटेबल हैं और किसी-किसी में अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस प्रॉब्लम का पता ही ना हो। आप अगर कोई ऐसी जॉब फ़िल कर रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिवेंटिव ऑफ़िसर। प्रिवेंटिव ऑफ़िसर में ये कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है, ठीक है? फॉर सिमिलरली एग्ज़ामिनर, एग्ज़ामिनर में भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारी पोस्ट है, जिनमें कलर ब्लाइंडनेस वाले सूटेबल नहीं माने जाते हैं, तो ये आप पहले ही चेक कर लें। ये सब चीज़ें बाद में नहीं पता होनी चाहिए, जैसे आप पहले फ़िल कर दें, उसके बाद आपको पता लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए सूटेबल नहीं था वो। हमेशा आप पहले ही चेक करें, फिर फ़िल करें। 8th पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट है सिक्योरिटी अलाउंसेस और इंसेंटिव्स।
देखिए कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है और इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे सीबीआई, आईबी, ठीक है? ऐसी कुछ और भी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो काम करना है वो डिफ़िकल्ट होता है। ऐसी ही और भी जॉब्स हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। 9th पॉइंट इसी से रिलेटेड है। आप इसको ये बोल सकते हैं, जैसे कुछ जॉब्स के कंपैरिज़न में किसी-किसी जॉब्स में जो पोस्टिंग मिलती है, वो थोड़ा काम डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम कंपेयर करें बाकी जॉब से, कुछ ऐसी जॉब्स हैं, जैसे आप पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? काम थोड़ा-सा कॉशियस करना पड़ता है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीबीआई में हैं, ईडी में हैं, एनआईए में हैं या फिर आईबी में हैं, ठीक है? ऐसी सीजीडी है, डिफ़िकल्ट पोस्टिंग होती है, हार्ड पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप इन सब कामों को करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कैंडिडेट्स के साथ कि हमने जॉइन तो कर ली स्टार्टिंग में, अब हमें नहीं करना, हमें तो डेस्क जॉब चाहिए। तो ऐसा बाद में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से आपको सीजीएल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आप तैयारी करोगे, फिर काफ़ी साल लग जाएँगे। और कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जहाँ पर आप अपने बारे में किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं डिपार्टमेंट के कि आप अपने बारे में ये भी नहीं बता सकते हो कि आप क्या करते हो, आपको क्या टास्क मिलते हैं, आप क्या काम करते हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, नथिंग, कुछ नहीं बता सकते आप किसी को भी। अपने फैमिली मेंबर से भी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें पहले आप ध्यान में रखो। 10th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट है सोशल लाइफ़। देखिए सोशल लाइफ़ का मतलब है कि जैसे एक आप है और आपसे जुड़े हुए जितने लोग, ठीक है? वो सारे आपके सोशल में आ जाते हैं। अब जैसे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे जो सबसे क्लोज़ जुड़े होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? आपके सिबलिंग्स हो गए, सपोज़ करिए फ्यूचर में आपकी शादी होगी, तो आपकी वाइफ़ या फिर हस्बैंड और आपकी फ्यूचर जनरेशन भी, ठीक है? तो ये सब लोग वो होते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो क्या इनको कितनी नीड है? हो सकता है किसी के पेरेंट्स ऐसे हों जिनको थोड़े मेडिकल इश्यूज़ हों, ठीक है? उनको नीड होती है कि आप उनके साथ रहें। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। और जैसे सपोज़ करिए आपके फैमिली में कोई बहुत कोई क्लोज़ रिलेशंस में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई सेरेमनीज़ है, इवेंट्स हैं। आप बहुत दूर हैं तो आप सारे जॉइन नहीं कर सकते हैं, कुछ जॉइन कर सकते हैं कभी-कभी, कुछ इम्पोर्टेंट है। और पास में है तो आप सारे जॉइन कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है? तो कई बार इन्हीं चीज़ों की वजह से रिलेशन में भी गैप आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कि किसी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किसी का कैसा कल्चर है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट है या किसी के लिए नहीं है। 11th पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है एलोकेशन। देखिए किसी-किसी में पोस्ट प्रेफ़रेंस के बाद स्टेट प्रेफ़रेंस माँगी जाती है और किसी-किसी में रैंडम एलोकेशन कर दी जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना हो कि आपके अच्छे मार्क्स हो, आपको लगता है कि मुझे आपकी अपनी पर्टिकुलर स्टेट में जॉब मिल जाएगी और उसमें होती है रैंडम एलोकेशन और आपके मार्क्स देखे भी ना जाएँ और आपको सीधे कोई और स्टेट मिल जाए। तो फिर वहाँ आपको बाद में बहुत ज़्यादा खराब लगेगा कि मुझे ये पता ही नहीं था कि रैंडम एलोकेशन भी होती है। हर जगह मेरिट बेस्ड नहीं होती है एलोकेशन। किसी-किसी में स्टेट की प्रेफ़रेंस माँगी जाती है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्टेट एलोकेट कर दी जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखते हैं कॉन्क्लूज़न। देखिए कॉन्क्लूज़न बहुत शॉर्ट में ये कि सबसे पहले वो पॉइंट जहाँ पर आप रिजेक्ट हो सकते हैं, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है? वो आप फुलफ़िल करें, ठीक है? ये चीज़ वो है जहाँ पर आप सीधे रिजेक्ट हो जाएँगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सेकंड, आपको देखिए कई साल काम करना है, 20 से 30 इयर्स आपको काम करना है, तो कोई ऐसी जॉब जॉइन मत कर लेना जो आप बाद में परेशान हो जाओ कि ये तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर ऐसी लोकेशन चूज़ कर लो कि यहाँ पर मैं नहीं रह सकता और मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा और आपको पता लगा बाद में जॉब छोड़नी पड़ जाए और आप फिर से तैयारी कर रहे हो, ठीक है? और थर्ड पॉइंट, अपनी फ्यूचर का सोच के चलो कि फ्यूचर में आपसे कौन-कौन जुड़ा हुआ होगा। आप आज आपके पेरेंट्स की कुछ कंडीशन है, कल कुछ होगी। आज उनको हो सकता है आपकी नीड बहुत ज़्यादा फिज़िकली ना हो। कल को जब उनकी धीरे-धीरे एज बढ़ेगी तो आप उनको आपकी नीड होगी। ठीक है? ऐसे ही आपकी अपनी फैमिली, आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड, आपके फ्यूचर जनरेशन, एनीबॉडी जो आपसे क्लोज़ रिलेशन में है, उनको सबको नीड होती है। आपके लिए कितनी प्रायोरिटीज़ हैं? आपकी सिचुएशन कैसी है?
हो सकता है किसी के घर में बहुत ज़्यादा लोग हेल्प करने वाले हों, तो आपको कोई नीड नहीं है, आप आराम से दूर रह सकते हो। लेकिन हर किसी की अपनी सिचुएशन अलग होती है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखो कि जो जॉब आप जॉइन करोगे, कहीं ऐसा तो ना हो कि आप जॉब जॉइन करो और कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 साल में आपको ये लगने लगे कि जो मैंने जॉब जॉइन करी है उसका काम बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ आपने अगर जॉब जॉइन करी है तो आपको कुछ सालों तक वही काम करना पड़ेगा। फिर जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आपका कुछ रोल चेंज हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप जितने बड़े ऑफ़िसर बनते जाएँगे, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। बिकॉज़ आपके अंडर में उतने ही ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। जितना बड़ा ऑफ़िसर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिफ्थ आप देखिए अपनी सैलरी कि आपको किस जॉब में मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो ये थे वो सारे पॉइंट। आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते ही अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म फिल करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको जब आप अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस में अपनी सारी चॉइसेस फिल करेंगे और आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, तो आपको कभी फ्यूचर में ये नहीं लगेगा कि मैंने डिसीज़न गलत ले लिया, क्योंकि आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, जहाँ से लोगों के डिसीज़न गलत हो जाते हैं। और देखिए इन जो पॉइंट्स बताए हैं डिफरेंट-डिफरेंट, ये डिपेंड करता है डिफरेंट कैंडिडेट्स पर कि किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगेगा, किसी को कोई बेकार और किसी के लिए कोई बेनिफिट होगा उस पॉइंट में, किसी के लिए नहीं। पोस्ट प्रेफ़रेंस एक ऐसा काम है फिल करना जो बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो हम एक बार में ही अच्छे से फिल करें और हमारे लिए वो कंडीशन फ्रूटफुल होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी से रिलेटेड हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।